हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंबल्स एंड टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स। आनुवंशिकी में उपयोग में लाए जाने वाले प्रतीक व शब्दावली जिनकी सहायता से मेंडल के नियमों को आसानी से समझा जा सकता है। मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण के निर्धारण हेतु एक विशेष कारक या फैक्टर उत्तरदायी होता है, जिन्हें अब जीन कहा जाता है। ये जीन्स एक जीव में जोड़ों में समजात गुणसूत्रों या होमोलोगस क्रोमोसोम से पाए जाते हैं। एक लक्षण के विपरीत गुणों या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को निर्धारित करने वाले इन फैक्टर में से डोमिनेंट फैक्टर या प्रभावी कारक को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि अप्रभावी कारक या रिसेसिव फैक्टर को स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मटर के पौधों में टॉलनेस के लिए, जो कि टॉलनेस एक प्रभावी लक्षण है, उसे कैपिटल टी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डार्कनेस पौनापन, जो कि एक रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण है, इसके अप्रभावी कारक को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक जीव में किसी लक्षण हेतु माता पिता से प्राप्त दो फैक्टर्स होते हैं। इस प्रकार 3 पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं। तो लंबेपन के लिए 3 जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकते हैं। मेंडल के समय जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर था या प्रभावी कारक था उसके लिए कैपिटल लेटर का उपयोग किया, और जो रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी कारक था उसके लिए स्मॉल लेटर का उपयोग किया। जीन की डिस्कवरी के बाद फिर म्यूटेंट कैरेक्टर के बेस के ऊपर अल्फ़ाबेट का चुनाव होने लगा। म्यूटेंट फॉर्म क्या होती है? बेसिकली क्या होता है कि वह लक्षण जो कि मोस्ट कॉमन पाया जाता है, सामान्यतः पाया जाता है, उसे हम वन्य प्ररूप या वाइल्ड टाइप कहते हैं। इस वाइल्ड टाइप जो फैक्टर होता है, इसमें म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की वजह से जो नया फैक्टर बनता है उसे हम म्यूटेंट फैक्टर कहते हैं, और वो जिस लक्षण को नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है, उसे हम म्यूटेंट कैरेक्टर या उत्परिवर्ती लक्षण कहते हैं। जैसे कि मटर के पौधों में लंबेपन का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो उसमें जो गार्डन पी जो होता है उसके अंदर जो टॉलनेस होता है, लंबापन होता है, वो एक वन्य लक्षण है, वन्य प्ररूप लक्षण है या सामान्य लक्षण है। और जो डार्कनेस या बौनापन होता है, जिसमें कि स्टेम की हाइट जो होती है वो प्रभावित होती है, उसकी हाइट जो होती है वो कम रह जाती है, ये एक म्यूटेंट लक्षण होता है, उत्परिवर्ती लक्षण होता है। तो इस उत्परिवर्ती लक्षण को हम स्मॉल डी, डार्फ डी फॉर डार्फ, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसकी रिसेसिव नेचर या अप्रभावी कारक को रिप्रेजेंट करता है। इसकी टॉल फॉर्म जो होती है, जो कि एक वन्य लक्षण होता है, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसकी डोमिनेंस नेचर को रिप्रेजेंट करता है या प्रभावी होना बताता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अल्फ़ाबेट काम में लिया जा रहा है वो उत्परिवर्ती रूप का रिसेसिव रूप ही हो। कई बार उत्परिवर्ती लक्षण जो होता है या जो होता है वो डोमिनेंट फॉर्म में भी हो सकता है या प्रभावी कारक भी हो सकता है। जैसे कि ड्रोसोफिला फल मक्खी के अंदर एक उत्परिवर्ती रूप या लक्षण पाया जाता है, जो कि डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। बार आई जो होती हैं वो एक उत्परिवर्ती लक्षण है। इनमें पाई जाने वाली जो सामान्य आँखें होती हैं वो वाइल्ड टाइप होती है, लेकिन ये रिसेसिव फॉर्म होती है, ये अप्रभावी होती है। तो इस प्रकार जो म्यूटेंट फॉर्म बार आई होता है उसको कैपिटल बी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो वाइल्ड टाइप जो सामान्य आँखें होती हैं उसको स्मॉल बी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है उसमें एक लक्षण के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर फादर से आता है और दूसरा फैक्टर जो होता है वो मदर से आता है। अब हम ये पौधों के जो लंबेपन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें अगर हम प्योर डार्फ शुद्ध बौनेपन की बात करें तो इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्योर टॉल अगर हम शुद्ध लंबे पौधे की बात करें तो उसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों फैक्टर जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले मियोसिस के समय, जबकि गैमेट फॉर्मेशन होता है और समसूत्री विभाजन होता है, उस समय ये एक दूसरे सेपरेट हो जाते हैं और प्रत्येक गैमेट के अंदर एक सिंगल फैक्टर आता है। तो इस प्रकार गैमेट्स जिनमें कि टॉलनेस के लिए फैक्टर होता है उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं,
और वो गैमेट जिसमें कि डार्कनेस या बौनेपन के लिए कारक होता है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दोनों कारक जब F1 में जनरेशन में या जायगोट में जब एक साथ मिलते हैं तो इनको हम कैपिटल डी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी ये देखने में लंबा पौधा होगा क्योंकि इसमें जो लंबेपन का जो कारक होता है वो बौनेपन के कारक के ऊपर प्रभावी होता है। सिंबल्स का हम एक अन्य मेथड भी काम में ले सकते हैं जिसमें कि वाइल्ड टाइप कैरेक्टर या फैक्टर जो होता है उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके म्यूटेंट फॉर्म जो होती है उसको उसके लक्षण के हिसाब से अल्फ़ाबेट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये अल्फ़ाबेट हम कैपिटल ले रहे हैं स्मॉल ले रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो म्यूटेंट कैरेक्टर या उत्परिवर्ती लक्षण डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो प्रभावी है या अप्रभावी है। जैसे कि अगेन मटर के पौधों में लंबेपन वाला जो उदाहरण है उसमें टॉलनेस के लिए उसे हम प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि प्लस जो होता है ये टॉलनेस जो होती है वो प्रभावी कारक है जिसे कि प्लस प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और टॉलनेस जो है वो एक वन्य लक्षण है, एक वाइल्ड टाइप लक्षण है, इसलिए हम इसे प्लस प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डार्कनेस जो कि एक म्यूटेंट फॉर्म होती है तो डी फॉर डार्क उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी F1 जनरेशन जिसमें कि दोनों फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्लस और डी से स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मेथड का एक ये फ़ायदा होता है कि इसमें प्रत्येक वाइल्ड कैरेक्टर को समान साइन प्लस का साइन दे दिया जाता है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि रिसेसिव म्यूटेंट के लिए वो लक्षण जिसमें उत्परिवर्ती लक्षण जो है वो रिसेसिव होता है उसमें मेंडल के नियम के अनुसार उसमें जो सिंबल होता है वन्य प्रारूप जो लक्षण होता है उसको कैपिटल लेटर को से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वो डोमिनेंट होता है और इसका जो म्यूटेंट फॉर्म होती है उसके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसको स्मॉल लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और नए सिस्टम के अकॉर्डिंग जो वाइल्ड टाइप एलील होता है उसको प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी म्यूटेंट फॉर्म क्योंकि वो रिसेसिव है तो इस रिसेसिव लक्षण के अनुसार उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर म्यूटेंट फॉर्म जो है वो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में मेंडेलियन सिस्टम के अनुसार उसको जो रिसेसिव वाइल्ड फॉर्म है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है जबकि जो डोमिनेंट जो म्यूटेंट फॉर्म होती है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन नए सिस्टम के अंदर इस रिसेसिव वाइल्ड टाइप जो है उसको प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो डोमिनेंट रिसेसिव फॉर्म होती है उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार नए सिस्टम में वाइल्ड टाइप भले वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो उन दोनों को ही प्लस के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो म्यूटेंट फॉर्म है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है उसके अनुसार उस लक्षण पर निर्धारित अल्फ़ाबेट का चुनाव किया जाता है और उसको फिर कैपिटल या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये थे वे सिंबल्स जो कि मेंडल्स लॉ के अंदर काम में लिए जाते हैं। इनकी सहायता से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हमने पढ़े सिंबल्स, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में काम आने वाली टर्मिनोलॉजी। थैंक यू।